गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कैंपस पे। प्यारे, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सवाल ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में लड़ने की फुल गारंटी है प्यारे। तो ये सवाल तो लगभग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे जी। तो आप ये सब सवाल कर कर ही एग्जाम में जाइएगा। और तो इसी के साथ, और हाँ भाई, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे। अगर जो आपको अच्छा ये सब मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको अगर अच्छा लग रहे हो तो आप इसी के साथ मैं आपके स्क्रीन पर पहला सवाल तो बताना प्यारे। ये सवाल कि द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है। द्विगुण, जो दो गुण, द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है। या द्विगुण लिखेगा या तो लिख सकता है दोहरी परिसंचरण का क्या अर्थ है। एक ही बात है, इंग्लिश में इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ना। तो इसका क्या अर्थ है प्यारे, तो ये बताना है तुम्हें कि हमारे हृदय के दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा पहुंचता है। देखो, अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। फिर वही रक्त हृदय में दो बार गुजरता है, एक बार शुद्ध एक बार अशुद्ध। एक बार ऑक्सीजनित, जिसे हम ऑक्सीजनित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन घुला रहता है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। एक बार ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार अनऑक्सीजनित रक्त, अनऑक्सीजनित जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिला रहे, अनऑक्सीजनित रक्त होगा के रूप में। इसी को दोहरा या द्विगुण परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बोले तो हमारे हृदय में एक ही रक्त, एक बार ऑक्सीजनित एक बार अनऑक्सीजनित रक्त हमारे हृदय में आते हैं। और शुद्ध कहाँ पर हमारे रक्त होते हैं बाबू, शुद्ध फेफड़े में जाकर होते हैं। फेफड़ा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है रक्त में तो उसी को ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। और उसी ऑक्सीजनित रक्त को शुद्ध रक्त भी कहते हैं जी। तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय में एक बार शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, एक बार अशुद्ध रक्त। बोले तो दो बार डबल सर्कुलेटरी होता है, तो इसी को कहते हैं द्विगुण परिसंचरण। क्या प्यारे, द्विगुण परिसंचरण, ठीक ना। तो इस प्रकार तुम्हें लिख लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तो ले लो भाई। और क्या करना, तो अब हम अगला सवाल है प्यारे, बताना श्वसन एवं दहन में अंतर बताएं। बड़ा ही बेजोड़ सवाल है प्यारे और आसान सी। श्वसन और दहन में अंतर बताएं, और उसका मैं बेजोड़ आंसर भी देने की कोशिश किया हूं जी। श्वसन अच्छा क्या है, श्वसन कोई सजीव श्वास लेता है जी। श्वसन कौन करता है, सजीव करता है। तो श्वसन सजीव कोशिका में होने वाली क्रिया है। श्वसन का किस कोशिका में, सजीव कोशिका में होने वाली क्रिया। अतः यह एक प्रकार की जैविक क्रिया है जी। अच्छा, श्वसन करते हैं तो श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें भी जुटता है। और तो आप ये सोचिए कि श्वसन और दहन में कुछ एक समानता होगा, तभी ना मैं अंतर पूछ रहा है प्यारे। कुछ समानता भी होगा ना जी। अच्छा, श्वसन में भी ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है तो ना हम श्वास ले पाते हैं। और जब आग जलता है, किसी चीज को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है प्यारे। मतलब ये दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, तभी ना विभिन्नता हमसे पूछ रहा है जी। हाँ तो बाबू, तो ये ध्यान रखना कि ये जो श्वसन की क्रिया होता है उसमें भी ऑक्सीजन जुटता है और दहन में भी ऑक्सीजन जुटता है। लेकिन फर्क ये है कि श्वसन सजीव कोशिका में होता है, किसी सजीव प्राणी में श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन सजीव कोशिका में होने वाली क्रिया है। अतः यह एक प्रकार की जैविक क्रिया है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो श्वसन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। वही देखे तो बाबू, वही दहन निर्जीव वस्तुओं में होने वाली क्रिया है। दहन निर्जीव वस्तुओं में होने वाली क्रिया है, अतः यह एक रासायनिक क्रिया है। ये जैविक क्रिया है, ये रासायनिक क्रिया है, ये दोनों में अंतर है प्यारे। तो ये ऐसे सवाल को ऐसा ही जवाब देना, चूड़ा नहीं डाल देना, ठीक ना। तो ये आप स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। और हम अगला सवाल है प्यारे, जरा बताना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, और प्रकाश संश्लेषण के समीकरण भी लिखने बोल रहा है प्यारे, समीकरण लिखे।
तो कैसे लिखोगे प्यारे? प्रकाश संश्लेषण क्या है ये तो जानते हो, लेकिन लिखने का तरीका ये है कि यह वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, तभी तो ये स्वपोषी कहलाते हैं, बनाते हैं। जिसमें पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक कोशिका है, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वैसी माध्यम जिस माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। वैसे माध्यम जिस माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। ये सब अकार्बनिक पदार्थ है। तो इसका इक्वेशन समीकरण भी लिखने बोल रहा है बाबू, तो समीकरण क्या लिखोगे? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए और पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है ये चाहिए। ये सारे मेरा मतलब क्या कहते हैं उसको जी, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और इसके फलस्वरूप प्रतिफल जो मिलते हैं वो ग्लूकोज मिलते हैं और ये मेरा ऑक्सीजन मिलते हैं। तो ये मेरा उत्पाद, ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा उत्पाद है। इसका समीकरण भी हमने लिख दिया। तो समीकरण भी लिखने बोल रहा है। इस प्रकार ये सवाल को आप बनाइएगा, ये समीकरण याद करके जाना प्यारे। और इसे बैलेंस करने आते हैं जी, हम यहाँ पर बैलेंस कर रखे हैं, इसे संतुलित भी करना होता है, ठीक ना प्यारे? तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे सवालों को ऐसे जवाब देगा। ये एग्जाम में आएगा बाबू, ये सवाल एग्जाम में आएगा। अगला सवाल प्यारे बताना कि स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर लिखें। सवाल तो आसान है लेकिन जवाब भी आसान दूंगा भाई। करा स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर लिखें। कैसे लिखोगे प्यारे? आगे ऐसे सवाल अंतर वाला रहे ना, अंतर वाला लिखने, तो आगे एगो चूड़ा मार देना। चूड़ा ये मारना कि स्वपोषी एवं विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है। ऐसे लिख के एक तरफ स्वपोषी लिख देना, एक तरफ विषमपोषी लिख देना, और यहां पर एक बॉर्डर खींच देना। इधर स्वपोषी के बारे में लिखना, ठीक इसका अपोजिट इस तरफ लिख देना। तो लिखना ऐसे, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन यह कहानी इसके साथ नहीं है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आइए बाबू, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। यह भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। दो अंतर है, एक अंतर, तीसरा अंतर हो जाएगा, उसका उदाहरण दे देना। हरे पौधे, युगलीना, ये सब हो जाएंगे स्वपोषी, और विषमपोषी में आ जाएंगे जीवाणु, कवक या अन्य जीव, ठीक ना बाबू? तो यहां से आपका ये भी समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला सवाल है प्यारे, जरा बताना कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो ऐसे लिखना है एग्जाम में प्यारे, आयोडीन की कमी से, यहां से शुरू करना, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। मेन रूप से आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है बाबू? ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, शारीरिक विकास में रुकावट आदि समस्या उत्पन्न होता है। यहां तक लिख दोगे। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। एवं ऐसा ही लिखना, 2 नंबर का सवाल है तो 2-3-4 लाइन में आप इसको समाप्त कर दीजिएगा। ज्यादा अपना लेक्चर न देना शुरू कर देना 2 नंबर के सवाल में। लेक्चर देना है तो 5 नंबर के सवाल में विस्तार करना, ठीक ना प्यारे? तो इसका इस प्रकार से जवाब देना कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, शारीरिक विकास में कमी आदि समस्या उत्पन्न हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं, ठीक ना प्यारे? और देखते थे कि आयोडीन की कमी से इतना बड़ा गलफूड़ी यहाँ पर हो जाता था, घेंगा में रोग यहाँ पर इतना फूल जाता, तो आयोडीन की कमी से। अब देखने को मिलता है वैसा नहीं, अब हम लोग आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं, ठीक ना प्यारे? तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। और आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना प्यारे, और जितना दोस्तों में खूब फैलाओ ये वीडियो को, ताकि वो उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो इसी के साथ बाय।